दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं अंबेडकर नामा। आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। पिछले कई वर्षों से 7-8 वर्षों से विशेष रूप से इतिहास की कई हैरत अंगेज व्याख्याएं की गई है और सबसे लेटेस्ट है सावरकर बुलबुल की सवारी करते। इस चुनौती भरे समय में इतिहास की सही व्याख्या क्या हो, हमारे जैसे प्रोफेशनल छात्र जो हैं इतिहास के, उनके लिए भी जरूरी है। इसलिए बीच बीच में आप देखते हैं कि इतिहास के बहुत सारे अध्यायों से, घटनाओं से आपको रूबरू कराता हूं। आज सबसे पहले इस संदर्भ में मैं आपको ये किताब दिखा रहा हूं। किताब का नाम है 1857 की अनकही हैरतअंगेज दास्तानें। चौथा संस्करण आ चुका है और ये जो है अरोज पब्लिकेशन से छपा है और ऑथर है डॉक्टर शमसुल इस्लाम साहब। आप सब परिचित हैं, लगातार अंबेडकर नामा पर आप उनको सुनते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के शिक्षक रहे हैं और नाटक कर्मी है, बहुत ही विख्यात और प्रसिद्ध नाटक कर्मी है। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर लगातार बोलते और लिखते रहते हैं। पहले इस किताब के बारे में 2 शब्द, उसके बाद सीधे शमसुल साहब के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस किताब में कई अध्याय हैं। 1857 स्वतंत्रता संग्राम के सच, अंग्रेजों ने दिल्ली कैसे जीती, 1857 के विद्रोह में महिलाओं की हिस्सेदारी, 1857 में हिंदू मुसलमान सिख एकजुटता इत्यादि और कई चैप्टर हैं। लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चैप्टर मुझे लगा वो चैप्टर है 1857 के विद्रोह में महिलाओं की हिस्सेदारी। आज इस एपिसोड में शमसुल साहब से इसी चैप्टर पर बातचीत करने की कोशिश करूंगा। स्वागत है सर अंबेडकर नामा में। जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। डॉक्टर रतनलाल, फिर आपसे मिलकर एक बार बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपका चौथा एडिशन आ गया है और सीधा फोकस डिस्कशन है, क्योंकि इतिहास में, इतिहास हिस्ट्री राइटिंग में महिलाओं की उपेक्षा होती रही है और महिलाओं को भी पुरुषवादी दृष्टिकोण से ही देखा गया है और हाल के दिनों में तो अजीबोगरीब व्याख्याएं देखने को मिल रही है। आपने जो किताब लिखी है ये मुझे लगता है कि पूरे प्राइमरी सोर्स पे बेस्ड है। मैंने एक सरसरी निगाह इस पे डाली है कि जो ओरिजिनल ऐतिहासिक दस्तावेज है उस पर आधारित है। तो इसीलिए इसमें खास तौर से मेरी दिलचस्पी थी कि 1857 में महिलाओं की हिस्सेदारी कैसे और क्या थी, इसमें बताएं सर। नाउ फ्लोर इज योर्स। जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद डॉक्टर रतनलाल। मैं हर बार की तरह फिर इस बात को दोहराना चाहूँगा, हालांकि आपने उसका जिक्र किया है कि मैं जो काम करता हूँ वो मूल दस्तावेजों के आधार पर करता हूँ, प्राइमरी सोर्सेज जिसको हम एकेडमिक दुनिया में कहते हैं। और 1857 पर जो मेरा काम है, 1857 के दस्तावेजों पर आधारित काम है। और 1857 का मतलब यह है कि हम जो स्वतंत्रता संग्राम था, जो लिबरेशन युद्ध था, उसको हम 1857 कहते हैं, लेकिन वो 1861 तक चला था। तो यानी ये जो दस्तावेज जिन पर मैं बात करूंगा आज, महिलाओं की हिस्सेदारी, औरतों की हिस्सेदारी को लेकर, तो वो उस सारे 3-4 साल के दस्तावेज, सरकारी गजेटियर, अंग्रेजों के गजेटियर, अंग्रेजों के जीवनियां जो उन्होंने लिखी उस जमाने में, रिपोर्ट्स, जो टेलीग्राम्स भेजे गए, जो जासूसों ने खतूत के जरिए सूचना दी, या जो जैसे टाइम्स का रसल, जो दुनिया का माना हुआ उस वक्त का वॉर कॉरेस्पोंडेंट था, वो खुद यहाँ कवर कर रहा था, उसने जो कुछ लिखा उसके आधार पर ये सब है। और इसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम थोड़े दिन पहले, पिछले दिनों हम लोगों ने बात की थी कि हमारे जो वीर सावरकर हैं आरएसएस और हिंदुत्व के, वो तो शिवाजी की शिकायत कर रहे हैं, शिवाजी के बारे में शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने जब मुसलमानों को हराया, मुसलमानों की सेना को हराया, तो मुसलमान औरतों के साथ बलात्कार क्यों नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। हाँ? तो ये इस तरह की बात करने वाले, उनका कितना दिमाग और कितना वो जानते हैं और कितने बीमार हैं दिमागी तौर पर वो इस ये जो सच्चाई 1857
की हैं, हमारे लिबरेशन युद्ध की हैं, उसको मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने पढ़ा है और पढ़कर भी उनको कोई फर्क पड़ता। मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, लेकिन आम लोगों ने, इस देश के आम लोगों ने इसको जानना चाहिए। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत शर्मनाक है कि आरएसएस जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा हिंदुओं का संगठन कहता है, और हिंदुओं में मतलब हिंदू औरतें भी होंगी, यानी हिंदू सिर्फ मर्द तो नहीं होंगे। तो एक तो उनका वो मनुस्मृति चाहते हैं कि मनुस्मृति भारत का संविधान हो, तो हम उस पर चर्चा कर चुके हैं कि कैसे मनुस्मृति जो है बहुत भयानक तरीके से हिंदू औरतों के खिलाफ है। लेकिन उनके जो काम करने का उनका ऑर्गेनाइजेशनल जो सेटअप है वो कितना औरत विरोधी है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि उस सबके रहते हुए और वो शासक हैं, उनके रहते हुए हमको 1857 का ये औरतों की जो कुर्बानी है उसको जानना क्यों जरूरी है। ये आमतौर पर साथी लोग इसको नहीं जानते हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए कि जो आरएसएस का मर्दों का संगठन है उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी वॉलंटरी फोर्स, नेशनल वॉलंटरी कोर, नेशनल वॉलंटरी संस्था। और उनकी जो औरतों का, और औरतें इसमें नहीं आ सकती हैं, उनकी जो औरतों का संगठन का नाम है उसका है राष्ट्र सेविका समिति। राष्ट्र सेविका समिति, राष्ट्रीय भी नहीं और वॉलंटियर नहीं है। ये औरतें जो हैं इनका काम है देश की बांदी बनना, देश के सेविका होना। और सेविका का अगर आप किसी भी भाषा के अंदर आप अनुवाद देखना चाहें, यानी मेड होता है, उसका घर का काम करने वाली होता है, उसका नौकरानी होता है। तो आरएसएस अपनी जो औरतों को भर्ती करता है जिस संगठन में, उनको वो वॉलंटियर नहीं मानता है, मर्द वॉलंटियर होते हैं उसके मर्द वाले संगठन में। और जो है वो सेविका, और सेविका सारे राष्ट्र की, यानी उनकी अलग से पहचान या वो औरत के मुद्दे उठाएंगी, अपने लिए लड़ेंगी नहीं, उनका काम केवल सेविका का। और ये जो हिंदू कट्टरता और मुसलमान कट्टरता की जो एकता है उसको हम साफ देख सकते हैं यहाँ पर। तो इन नालायकों को भी ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 1857 में क्या हुआ था। उससे पहले डॉक्टर रतनलाल, मैं अम्बेडकर नामे के जो शायकीन हैं, जो उसको प्यार करने वाले हैं, जो उसको सुनने और देखने वाले हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारी दुनिया में औरतों ने लड़ाई में हिस्सेदारी करना शुरू की पहले विश्व युद्ध के बाद। पहले विश्व युद्ध से पहले हम प्री मॉडर्न टाइम्स में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसमें तो सब लोगों को ही हिस्सेदारी करनी पड़ती थी। जंग लड़ना कोई स्पेशलाइज काम नहीं हुआ था। तो ये जब स्पेशलाइज काम हुआ तो उसको मर्दों के जिम्मे माना गया। लेकिन पहले विश्व युद्ध के बाद पहली बार था कि औरतों को लाया गया, और औरतों को कुछ भूमिका में लाया गया। रूस का जो साम्राज्य था उसको छोड़कर उन लोगों को लाया गया नर्स के तौर पर, उन लोगों को लाया गया जासूसी कराने के लिए, उन लोगों को लाया गया कुछ खत इधर उधर पहुंचाने के लिए, डॉक्टर के तौर पर उनको, यानी उनको कहते थे ऑक्सिलियरी सर्विसेज के लिए उनको लाया गया। लेकिन भारत के इतिहास में आजाद भारत के बाद तो हमें जो पहली बार औरतों को कम्बैट रोल मिला, जंग में लड़ने के रोल को कम्बैट रोल कहते हैं, ये मई 2021 में मिला, जब 83 लड़कियों को, बच्चियों को हिंदुस्तानी सेना में भर्ती किया गया कम्बैट रोल में, लड़ने वाले रोल में। लेकिन उससे पहले हमने आजाद हिंद फौज को याद करना होगा, आजाद हिंद फौज को सैल्यूट करना होगा कि सन 1942 में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के अंदर रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना कर दी थी, और इसके अंदर 1000 से ज्यादा औरतें थीं, और इसकी जो चीफ थी वो भी एक डॉक्टर थी, कानपुर की रहने वाली एक डॉक्टर थी। अभी उनका देहांत हुआ, और मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये नाम मैं चाहूंगा कि हमारे जो अम्बेडकर नामे के पढ़ने वाले लोग हैं वो बताएंगे उस मशहूर बहादुर महिला का नाम। तो ये इससे बहुत पहले 1857 में क्या हो रहा है, दरअसल उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और 1857 के बारे में बहुत साथियों का, और खास तौर पर हमारे जो बहुजन साथी हैं,
उनमें से बहुत लोगों में ये गलतफहमी फैलाई गई है और ये तथ्यों की कमी की वजह से कि 1857 जो था वो जनता का युद्ध नहीं था, वो तो अमीरों का, जो नवाब थे, जो रजवाड़े थे, जो जमींदार थे, उनका था। ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये सही नहीं है, ये झूठ है। इस देश की आजादी की लड़ाई में बहुजन ने, दलितों ने, शूद्रों ने, मुसलमानों की नीची जातियों ने, जो खुद कह रहा है, जो सर सैयद साहब फरमा रहे हैं कि मुसलमानों की नीची जातियों ने हिस्सा लिया, आरसी मजूमदार कह रहे हैं, उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी कह रहे हैं, हिंदुत्व को जन्म देने वाले जो ऊंची जाति के ब्राह्मण थे वो बता रहे हैं कि हिंदुओं के भी कुछ जो नीची जातियां जो थी उन्होंने इसमें हिस्सेदारी की। ये सही नहीं है। इसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी की और उस बहस को मैं बहुत जल्दी ये कहकर खत्म करूंगा कि दिल्ली के मोर्चे पर अगर आप 1857 मई से लेकर सितंबर, जब दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा होता है, सबसे ज्यादा लोग सबसे ज्यादा बहादुरी से उन इलाकों में लड़े जहां गरीब रहते थे, जैसे मोरी गेट, जैसे अजमेरी गेट, जैसे सब्जी मंडी, और उनमें सैकड़ों मरने वाले लोहार, कुम्हार, नाई, बुनकर हैं। उनके नाम हैं, मेरे पास नाम है जिससे पता लगता है। और अंग्रेज उस इलाके से दिल्ली में घुस पाए, कश्मीरी गेट पे, जहां अमीर लोग रहते थे, जहां दिल्ली के अमीर रहते थे वहां आसानी से घुस गए। लेकिन बाकी चप्पे चप्पे के लिए जहां गरीब लोग रहते थे, जहां आज की परिभाषा में नीची जाति के लोग रहते थे, लोअर कास्ट के लोग रहते थे, वहां पर अंग्रेजों के लीडिंग 4 कमांडर मारे गए, जिसमें उनका सबसे बड़ा कमांडर निकलसन का मकबरा आज भी आईएसबीटी पर है। तो इसको हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आते हैं औरतों की हिस्सेदारी पर, और औरतों की हिस्सेदारी के बारे में कई रानियां जो थी उन्होंने बड़ी बहादुरी की लड़ाइयां लड़ी और अपनी जानें दी। लेकिन उससे पहले मैं आपको आम औरतों की जो हिस्सेदारी थी उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। और उसमें सबसे बहादुर जो औरत थी उनका नाम था उदा देवी। अच्छा, एक मैं और आपको बात बताना चाहता हूं डॉक्टर रतन लाल, आपके माध्यम से दोस्तों को, कि बहुत सारे हमारी जो हमारी लोर है, हमारी फोक लोर जो है, हमारी जो कथाएं हैं, गाने हैं, उसमें और बहुत सारे नाम आते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे 1857, 1858, 1859, 61 तक में उस जमाने के दस्तावेजों में उनका जिक्र नहीं है। कल मुझे मिल सकता है। 10 साल मैंने लगाए हैं सारी दुनिया से ये दस्तावेज जमा करने में, जो नहीं मिला है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये भी सच है कि ऐसी सैकड़ों और औरतें होंगी जिनके दस्तावेज बहुत सारी वजह से खत्म हो गए, तबाह हो गए, अंग्रेजों ने फाड़ दिए, अंग्रेजों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, या जिन लोगों के पास वो थे वो अंग्रेजों के डर से उन्होंने उसको जला दिया, फेंक दिया, गला दिया, या दीमक के शिकार हो गए। तो उदा देवी जो है, उदा देवी एक ऐसी बहादुर औरत की कहानी है जिसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में नहीं मिलती है। आप 1857 की बात तो छोड़ दीजिए। इनका असल में इनका जो पूरा जिक्र है वो विलियम फॉर्बेस मिशेल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। 1858 में उनकी एक किताब आ गई, तो उन्होंने लिखा है, यानी ये कोई ऐसा नहीं है कि वाहवाही करने वाला या हमारी तरफ से कोई तारीफ करने वाला या कोई फोकलोर, कोई फोक गीत के अंदर उनकी तारीफ की गई है, ऐसा नहीं है। उस अंग्रेज ने लिखा है। ये वाकया नवंबर 1857 अंत का है। मिशेल की कमान में अंग्रेजी सेना ने सिकंदराबाद महल पर कब्जा कर लिया था। वहां पर जो बाग है, सिकंदरा बाग है, वो सिकंदरा बाग का मतलब था सिकंदरा महल। तो सिकंदरा महल पर कब्जा कर लिया था। और मिशेल के शब्दों को मैं आपके सामने अनुवाद करके हिंदी में रख रहा हूं डॉक्टर रतन लाल। सिकंदराबाद के महल के अंदर वाले दलान में एक भारी पीपल का पेड़ था जिसके नीचे तने के साथ ठंडे पानी के मटके रखे हुए थे। 10-12 दिन की भयानक लड़ाई के बाद अंग्रेज सेना को, ये हिंदुस्तानी सेना थी, उसमें अंग्रेज अफसर भी थे, बहुत दिन बाद उनको इसमें अंदर थोड़ा पैर फैला के स्वस्थ आने का मौका
मिला था। उन्होंने क्या किया था कि पीपल के एक बड़े पेड़ के नीचे पानी के मटके रख दिए थे कि भाई उसमें पानी पी लो। जब कत्लेआम लगभग खत्म हो गया था तो हमारे कई फौजी पेड़ की छांव में सुस्ताने और जबरदस्त प्यास के मटकों में रखे गए ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझाने गए। देखा यह गया कि उनमें से कई पेड़ के नीचे मरे पड़े हैं। एक खास जगह पर इतनी सारी बिखरी लाशों की तरफ कप्तान डॉसन का ध्यान गया। छानबीन से पता लगा कि पीपल पर कोई बैठा गोलियां चला रहा है, और जब उस पर गोली दागी गई तो हुआ क्या था कि उस पीपल के पेड़ के नीचे जो पानी पीने जाते थे तो अचानक लगता था कि पानी पीते पीते बंदा नीचे गिर गया। 1 गिर गया, 2 गिर गया, 3 गिर गया, 4 गिर गया, 5 गिर गए, 10-12 गिर गए। तो वहां एक अचंभा हुआ, हैरानी की बात हुई कि भाई ये क्या चक्कर हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो एक डॉसन को, ये मिशेल ने डॉसन को कहा कि तुम जाकर देखो, ये कैप्टन था, कि जाकर देखो वहां क्या हो रहा है। तो पता लगा कि ऊपर से कोई गोली मारी जा रही है, क्योंकि सबके ऊपर सर पर गोली लगी हुई थी या ऊपर कंधे पर गोली लगी हुई थी। अब ये मिशेल खुद बता रहे हैं, किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि एक शरीर जिसने चुस्त लाल जैकेट और गुलाबी रंग का पजामा पहना हुआ था नीचे गिरा। नीचे से गोली चलाई गई तो वो नीचे गिरा। गिरने में जैकेट सीने की जगह से फट गई थी, जिससे पता चला कि वो औरत थी। वह पुराने अंदाज की भारी घुड़सवार सेना की 2 पिस्तौल से लैस थी, जिसमें से एक भरी हुई अब भी उसकी बेल्ट में मौजूद थी। उसकी थैली अभी भी आधे से ज्यादा गोलियों से भरी थी। उसने हमले की पूरी तैयारी की थी, पेड़ पर बैठने के लिए बाकायदा एक जगह बनाई थी। उसने आधा दर्जन से ज्यादा फौजियों को मारा था। हालांकि जो दूसरी गवाहियां हैं वो बताती हैं कि 50 के करीब लोगों को मारा था। और ये उदा देवी जो थी, उदा देवी की जो पति थे, वो हजरत महल की सेना में लखनऊ की जो सेना थी, लखनऊ के नवाब की, उसकी सेना में अफसर थे। और चिन्हट जो लखनऊ के पास है, उसकी जंग में वो शहीद हो गए थे। तो उनके जो हथियार थे उनको लेकर ये पहले से ही तैयारी कर के अंग्रेज यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर सस्ताएंगे, यहाँ पर करेंगे। तो उन्होंने ऊपर बैठकर गोली मारी और ये शहीद हो गई। ये शहीद हो गई। और इनको आज याद कभी कभार दलित बहुजन के लोग याद करते हैं, बाकी दूसरों के लिए ये शहीद नहीं है, उसके बाद वो क्या था, किस जाति की थी? किस जाति की थी? ये शायद कुम्हार। अच्छा, कुम्हार जी, प्रजापति। हाँ, ठीक। हस्बैंड का क्या नाम था? हस्बैंड का नाम? हस्बैंड का नाम तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा आपको। अच्छा, ठीक। मैं बता दूंगा आपको, मैं बाद में कमेंट्स में उनके पति का नाम बता दूंगा जी। उसके बाद एक और वाकया मैं आपको बताता हूं, जिसपे किसी का भी सीना फख्र से फूल जाना चाहिए, लेकिन कोई नहीं जानता है। आजकल वो इलाका हिंदू मुसलमान के बीच में बंटवारे का बड़ा हिस्सा बना हुआ है, और वहां पर पिछले चुनाव में तो आरएसएस बीजेपी के लोग जीतते रहे हैं। वो है थाना भवन देवबंद और रुड़की के बीच में एक छोटा सा कस्बा है। डॉक्टर रतनलाल, मतलब कोई देश इसको भुला सकता है? कोई देश थाना भवन में जो औरतों ने, हिंदू मुसलमान सिख औरतों ने मिलकर जो कुर्बानी दी थी, आम औरतों ने जो कुर्बानी दी थी, उसको भुला सकता है? तो वो देश जिंदा रहने लायक नहीं है, वो समाज जिंदा रहने लायक नहीं है। ये थाना भवन जो है, ये एक कस्बा है, आज भी है, और इसमें इस पूरे इलाके को आजाद करा लिया गया था। ये रोहिलखंड के आसपास का इलाका था और इसको पूरा आजाद करा लिया गया था। और हिंदू मुसलमान सिख भी वहां पर थे, वो सब मिलकर इस लड़ाई में लड़ रहे थे। तो जब सारे मर्द इनके मारे गए जो लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो औरतों ने हथियार उठाए, और 14 इनकलाबी औरतों के नाम मेरे पास हैं उसी जमाने के दस्तावेजों से। और अच्छा। मैं उनकी जाति भी आपको इसलिए बताऊंगा कि हम जाति जानना चाहते हैं, जाति की राजनीति हम करना चाहते हैं, क्योंकि ऊंची जाति के लोग जाति की राजनीति करना चाहते हैं। हमको हमारी जाति बताते हैं, हम नहीं।
हम नहीं जानना चाहते, लेकिन इसलिए जरूरी है कि 1857 में कौन कौन मिलकर लड़े थे। और ये 14 औरतों की तरह नाम डॉक्टर रतनलाल, मैं सोचता हूं कि इस देश के जो बहुजन नौजवान है उनको याद हो जाने चाहिए। बहुजन नौजवान क्या, सबको याद हो जाने चाहिए। असगरी बेगम, ये सबसे बुजुर्ग थी, 38-39 साल की। आशा देवी, वो 1811 में पैदा हुई थी। असगरी बेगम, आशा देवी गुजर थी 1829 में। बख्तावरी मुसलमान थी, इनकी जाति नहीं पता। भगवती देवी त्यागी थी, 1834 में पैदा हुई थी। ये सबसे कम उम्र की शहीदों में से थी। हबीबा 1833 गुजर थी। इंदर कौर 1831 में पैदा हुई थी, जाट थी। जमीला 1835 में पैदा हुई थी, पठान थी। ये शायद सबसे कम उम्र की थी उसमें। माम कौर 1832 में पैदा हुई थी, ये चरवाहा जाति से थी। रहीमी राजपूत थी, 1829 में पैदा हुई थी। राजकौर एक सिख थी, 1833 में पैदा हुई थी। शोभा देवी 1832 में पैदा हुई थी, ब्राह्मण थी। उम्दा जाट मुसलमान महिला थी, 1831 में पैदा हुई थी। भगवानी और बीबी, इनके नाम से तो पता लग रहा है कि एक हिंदू और एक मुसलमान थी, लेकिन इनकी जाति का मैं अभी तक पता, ये इनका सोशल बैकग्राउंड क्या था मैं उसको पता नहीं कर पाया हूं। इसके बारे में अंग्रेजों के गजेट उस जमाने के क्या कहते हैं, जरा वो भी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। थाना भवन में बगावत के फौरन बाद अंग्रेजी फौज ने उस पर हमला किया, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 21 फौजियों के मारे जाने और 21 के जख्मी होने की वजह से मुजफ्फरनगर लौटना पड़ा। मेरठ से और फौजी कुमुक मिलने के बाद थाना भवन पर फिर हमला किया गया। ये पाया गया कि बागी थाना भवन छोड़कर भाग गए। शहर के तमाम दरवाजे और दीवारों को ढा दिया गया। उस जमाने में जो बुलडोजर होते थे, जिनको रिगड़ी कहते थे, यानी मैंने पहले भी बताया कि दो पत्थर, गोल पत्थर बांध के उसके बीच में लकड़ी के फट्टे लगाए जाते थे और उसको बुलडोजर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। उसको पूरा जमीन दोस्त कर दिया, जमीन से मिला दिया और फिर इन औरतों को पकड़ कर जिंदा जलाया गया। इनको जिंदा जलाया गया। और रतन भाई, एक और बहुत दुख की बात है कि थाना भवन में जहां इन औरतों ने बहादुरी दी थी, एक तो मैंने आपको बताया कि वहां हिंदू मुसलमान के झगड़े करा के और आरएसएस से जुड़ा हुआ बंदा एमएलए भी बन गया, वहां पर बनता रहा है। लेकिन एक और बहुत शर्मनाक बात है कि मुसलमान औरत के खिलाफ एक बड़े मुफ्ती ने सबसे भयानक और सबसे शर्मनाक और सबसे जलील किताब भी इसी जगह से लिखी। मौलाना शौकत थानवी, मौलाना शौकत थानवी, थानवी का मतलब थाना भवन, वो है बहश्ती जेवर। बहश्ती जेवर जैसा किताब मुसलमानों, ऊंची जाति के हिसाब से लिखी गई कि ऊंची जाति के मुसलमानों को नीची जाति के मुसलमानों से शादी नहीं करनी चाहिए, वो मकरूह शादी होती है। तो बड़ा रोना आता है, मुझे बहुत रोना आता है कि एक ऐसी जगह पर आरएसएस के बंदे चुनाव जीत रहे, एक ऐसी जगह पर एक मुफ्ती ने जो ऊंची जाति का था, उसने एक ऐसी किताब लिखी है कि जो बदकिस्मती से मुसलमानों के बीच में बड़ी लोकप्रिय है और औरत को पीटा जा सकता है, ये सब उसके अंदर किया जाता है। पर उस पर हम कभी और बात करेंगे। और मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि हिंदू मुसलमान औरतों को लेके जो पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर है, जिस पर मेरा काम है लंबा, उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। कैसे 3-3, 4-4 रुपए की जो किताबें औरत के खिलाफ हिंदू धर्म के नाम पर, इस्लाम धर्म के नाम पर बिक रही हैं, इसको जरा लिस्ट करिएगा। उसके बाद मैं एक और बहादुर महिला की बात करता हूं, मेनावती। ये बिठूर कानपुर की रहने वाली एक बहादुर महिला थी। ये नाना साहब की सेना में थी और अंग्रेजों के खिलाफ कई जंगों में हिस्सा लेकर उनको नाको चने चुबवा चुकी थी। समकालीन दस्तावेजों के अनुसार उन्होंने, और अंग्रेजों के दस्तावेज जो बता रहे हैं, अंग्रेजों को कानपुर से निकालने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। बागियों को रसद मुहैया कराने का खतरनाक काम किया। जंग के एक मोर्चे पर उनको बंदी बनाया गया और जलाकर मारा गया। उसके बाद एक और बहादुर ट्राइबल महिला सुरसी की बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के आदिवासी भील परिवार में जन्मी सुरसी एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने बेटे भीम नायक को अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया। इनके पति मारे गए थे, भीलों के वो सरदार थे। उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर भिलाल, मंडलोई और नायक आदिवासियों का एक संयुक्त मोर्चा बनाकर अंग्रेजों को जोरदार टक्कर दी। समकालीन दस्तावेजों के अनुसार सुरसी ने
अपने बेटे भीम नायक की मध्य प्रदेश के विशाल आदिवासी इलाके में अंग्रेज विरोधी जंग में सीधे मदद की। भीम नायक ने 1857 के बाद भी जंग जारी रखी और 1861 में ही अंग्रेज उन्हें पकड़ सके, उन्हें काला पानी की सजा दी गई जहां उनका देहांत हुआ। यानी भीम जो थे वो 1857 के दस्तावेज में, काला पानी के दस्तावेजों में है कि वो वहां शहीद हुए। अंग्रेज बता रहे हैं उन्होंने अपनी फौजी टुकड़ी खड़ी की। उनकी फौजी टुकड़ी की सलोदा के पास हुई 8 फरवरी 1859 की जंग में अंग्रेजों से हार हुई। उन्होंने मंडलेश्वर किले में कैद कर दिया गया जहां भयानक जुल्म ढाए गए, जिसकी वजह से 28 फरवरी 1859 को उनका देहांत हो गया। उसके बाद रतनलाल जी, डॉक्टर रतनलाल जी, मैं दिल्ली के मोर्चे पर आना चाहता हूं, और ये भी कोई नहीं जानता, ये 2 अंग्रेजों के खतों से मुझे ये जानकारी मिली है। और उसमें एक खत तो जो सबसे जालिम और बहुत कमीन मिलिट्री अफसर था, हडसन, जिसने कत्लेआम कराया और जो खुफियागिरी का इंचार्ज था और जिसने सारे जासूस पाले थे और जिसने बहादुर शाह जफर के पूरे खानदान को कत्ल किया खूनी दरवाजे पर, जो आज दिल्ली गेट है उस पर, उसका दिल्ली के मोर्चे पर औरतों ने किस बहादुरी के कारनामे अंजाम दिए, उसका अंदाजा दिल्ली के मोर्चे पर तैनात फौजी अफसर विलियम हडसन के अगस्त 8, 1857 के इस पत्र से लगाया जा सकता है। वो अपनी बीवी को खत लिखा उसने उस दिन। हमारी फौज के जरिए गिरफ्तार किए गए कुछ कैदियों में से एक मैंने फॉरेस्ट एक अंग्रेज फौजी अफसर के पास अंबाला भेजी है, जिसे हम व्यंग यानी तंजिया तौर पर दिल्ली की लौंडिया पुकारते हैं, जिसकी उम्र और उसका चरित्र के बारे में कई तरह के सवाल हैं और यकीनन ये भद्दी दिखती है। वह सचमुच में घोड़े पर सवार होकर शहर से बाहर निकलती थी और शैतान की तरह हम पर हमलावर होती थी। अच्छा, वो जरूर कोई गरीब परिवार से थी, क्योंकि वो उसके ये कह रहा बड़ी भद्दी सी दिखती थी, बहुत खराब थी। एक और आला अफसर एच ग्रिथफिड ने जुलाई 19, 1857 को लिखे गए खत में एक और औरत का जिक्र करते हुए बताया कि एक जॉन ऑफ आर्क आप जानते हैं कि वो एक फ्रांस की बहादुर महिला औरत थी जिसने अंग्रेजी सेना के खिलाफ बड़ी जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी। तो वो इनको, उस औरत को जॉन ऑफ आर्क बता रहे हैं, को कल बंदी बनाया गया। बताया जाता है कि उसने हमारे एक फौजी को गोली मारी और जान की परवाह किए बिना लड़ती थी। वह एक जिहादिन है, एक धार्मिक कट्टरपंथी जो हरे रंग की पगड़ी पहनती है। ऐसा लगता है मानो उस पर भूत प्रेत का असर हो। उसे अंबाला भेजा जा रहा है। अंग्रेजों को औरत को रखने के लिए जेल में कोई जगह नहीं होती थी, तो उसको अंबाला भेज दिया करते थे। अंबाला मैंने जाकर और बहुत कोशिश की, लेकिन वो सारे दस्तावेज इंग्लैंड चले गए कि वो उन औरतों का कोई जिक्र है, कोई औरतों का जिक्र नहीं है। उसके बाद मैं उन रानियों की बात करना चाहता हूं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा दी, लेकिन वो लड़ाई की हिस्सेदारी उनके साथ जो लड़ने वाली गरीब औरतें थी, गरीब परिवारों की औरतें थी, उसके बिना नहीं हो सकता। लक्ष्मीबाई की मैं बात कर रहा हूं। लक्ष्मीबाई ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी वो बहुत बहादुरी की लड़ाई थी। और आप जानते हैं ये हमारे बाकी को छोड़िए, अंग्रेज जो उनके बारे में कह रहे हैं, वो उनके जो खत मिले हैं, उनके खत से जरा अंदाजा होगा कि वो कितनी बहादुर औरत थी। एक खत से मैं पढ़कर सुना रहा हूं। बहुत से सहयोगियों और तातिया टोपों से सलाह मशवरे के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि स्वराज अथवा हमारा अपना शासन होना चाहिए, ये हमारा अपना देश है। लक्ष्मीबाई मर्दाने कपड़े पहनकर स्वयं युद्ध का नेतृत्व करती थी। वह फौजी कमांडर थी। और उसके बाद उन्होंने राजा मर्दान सिंह को जो खत लिखा, जिसकी कॉपी मेरे पास है, आप कृपा करके सागर नगर की ओर बड़े रास्ते में कंपनी अंग्रेज की 2 पलटने मोर्चा लिए हुए हैं। उन्हें हराने के बाद आप शाहगढ़ के राजा के साथ आगे बढ़े। तातिया टोपे, नाना साहब और मैं जरूरी बंदोबस्त में व्यस्त हैं। नोट घाट से ह्यू रोज जो कमांडर इन चीफ था को भगाकर हम लोग कालपी की तरफ बढ़ेंगे। हम सब वहां मिलेंगे और मिलकर ग्वालियर में अंग्रेजों पर धावा बोलेंगे। इस काम में और देरी ना करें। लेकिन आप जानते हैं कि जिसने सबसे बड़ी गद्दारी की वो था सिंधिया राज परिवार।
और हमारे साथियों को ये जानना चाहिए कि रानी झांसी जो हैं वो झांसी के किले में शहीद नहीं हुई, वो ग्वालियर के किले में शहीद हुई, क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर सिंधिया परिवार को खत्म नहीं करेंगे तो हम इनको नहीं हरा सकते हैं, तो इसलिए वहां खत्म हुई। और अंग्रेजों का जो कमांडर इन चीफ था ह्यू रोज, जो जाके कानपुर पर भी कब्जा करता है, उसका कहना था, मैं कोट कर रहा हूं, हालांकि वो एक महिला थी लेकिन बहादुरी में जवाब नहीं था और बागियों के सबसे ऊंचे दर्जे की फौजी कमांडर थी, वो विद्रोहियों में एक मर्द थी। जॉन विलियम केई और मालेसन जो हिस्टोरियन है, जो उस जंग में मौजूद थे, जो अंग्रेजों की तरफ से मिलिट्री हिस्टोरियन है, वे अपनी प्रजा के दिलों पर राज करती थी। प्रजा पर उनकी यह पकड़, उनके चरित्र की ताकत, जिसमें उनके शानदार और हौसला बांधने वाली हिम्मत थी, ने सर ह्यू रोज की कमांड वाली अंग्रेज सेना का ऐसा मुकाबला किया जो अगर ह्यू रोज की जगह कोई कम सलाहियत वाला कमांडर होता तो हार जाता। थॉमस लॉ जो रानी के खिलाफ सभी जंगों में शामिल था, वो जर्नलिस्ट के तौर पे, जैज़बील ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की शैतान औरत बताया उसने, और नौजवान, जोशीली, खुददार, कभी ना झुकने वाली और कभी ना हथियार डालने वाली रानी थी। लेकिन एक बात भाई साहब समझ लें, रानी लक्ष्मीबाई कुछ भी नहीं थी अगर उनकी सेना में जो लोअर कास्ट के जो लोग थे वो शामिल नहीं होते। और उसका मैं आपको बताता हूं कि जिस अफसर ने रानी को शहीद किया, ये अंग्रेजों क्या सेना में क्या नियम था, शायद आज भी हो, कि आप जिसको मारते हैं, जिस चीज पर आपका कब्जा करते हैं संपत्ति पर, वो आपकी हो जाती है। तो रानी को जिसने मारा और रानी के ऊपर जो एक लाश गिरी हुई थी, उसकी जो रिपोर्ट कमांडर ने भेजा वो ये था कि उनके ऊपर एक मुसलमान जो उनकी बचपन से उनकी नौकरानी थी और उनकी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थी, वो उनके ऊपर पड़ी हुई थी और उसका नाम था मंजर उसका नाम था। अंग्रेज ने उसको मंदर लिखा है। और ये अकेली गरीब मुसलमान परिवार से नहीं थी जो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थी। मोतीबाई के कारनामे भी जो रानी लक्ष्मीबाई के उसमें था, उन्होंने अंग्रेज सेना को झांसी को खदेड़ने में अहम भूमिका निभाई। अंग्रेज सेना ने 1858 में जवाबी हमला किया। इस हमले के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए वो 4 अप्रैल 1858 को एक गोले का शिकार हुई और मौके पर ही शहीद हो गई। एक फोक कहानी ये भी है कि वो रानी लक्ष्मीबाई का भेष बदलकर उन्होंने अंग्रेजों को धोखा दिया, लेकिन मैं उसके बारे में मुझे उस जमाने का दस्तावेज नहीं मिला है। उसके बाद एक और रानी डॉक्टर रतनलाल जी अवंतीबाई लोधी हैं। ये यानी ये तराई का रीजन जो है बिहार और नेपाल के बीच का जो इलाका है उसकी थी। इनके पति को धोखे के साथ गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने अंग्रेज कैप्टन वाडिंगटन की सेना को इस तरह से हराया था कि वो अपने बच्चे भी छोड़कर भाग गया था। उन्होंने उसके बच्चे उसको बाद में वहां पर पहुंचाए। उन्होंने अपने पति रघुराज सिंह के साथ जो गद्दारी हुई थी उसका मुकाबला कर दो। सबसे लंबी लड़ाई लड़ने वाली जो एक थी वो ये थी, और ये अंग्रेजों के हाथ नहीं आई। जब चारों तरफ घिर गई तो अंग्रेज से अफसर ने लिखा है 2 धारी तलवार घोंप कर खुद को मार दिया ताकि उसे पकड़ा ना जा सके। ये उनका कहना है। और एक और हजरत महल की बात अगर हम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि वो नाइंसाफी होगी। जिसकी सेना में उदा देवी के पति थे और जिन्होंने अंग्रेजों को जितनी जंगों में हराया उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और ये हजरत महल, माफ कीजिए, जीनत महल से बहुत सारे लोग हजरत महल को कंफ्यूज करते थे। जीनत महल तो बहादुर शाह जफर की पत्नी थी और गद्दारों में से एक थी, दलालों में से एक थी। दिल्ली को हरवाने में उसका एक बड़ा रोल है। तो अवध की जो बेगम हजरत महल है ये 1859 तक जिंदा थी। 1859 तक जिंदा थी। और रसल जो जर्नलिस्ट था उसने जो इनके बारे में लिखा है वो जरा बताना चाहता हूँ। बेगम महान ऊर्जा और क्षमता का प्रदर्शन करती है। उसने अपने बेटे के हित को अपनाने के लिए पूरे अवध में जोश पैदा कर दिया है और स्थानीय मुखियाओं ने उसके प्रति वफादार होने की शपथ ली है। हम उसकी वैधता पर अविश्वास कर रहे हैं, लेकिन जमींदार जो तथ्यों को बेहतर जानते हैं, बिरजिस कदर उनका बेटे को बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शासक स्वीकार करते हैं।
क्या सरकार इन लोगों को विद्रोही मानेगी या सम्मानजनक शत्रु के रूप में मिलेगी? और इसी ने फिर लिखा, इन रानी और बेगमों के जोशीले किरदारों से यह साफ पता चलता है कि उन्होंने जनान खानों में रहते हुए दिमागी ताकत हासिल की है और हर मौके पर काबिल साजिश करने वाली बन गई हैं। मर्दों के दिमाग पर राज करने की उनकी लगातार कोशिशों ने उनकी अक्लमंदी को और ताकतवर और धारदार बना दिया है। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हजरत बेगम महल की जो सेना थी उसमें 80% से ज्यादा हिंदू थे, 80% से ज्यादा जी। तो ये है। और आखिर में डॉक्टर रतनलाल, जो औरतें लड़ नहीं रही थी वो क्या कौन से फोक गीत लिख रही थी, मैं वो कुछ आपके सामने पेश करता हूं। और इस देश का महानतम इतिहासकार पीसी जोशी साहब, जो एक कम्युनिस्ट लीडर भी थे, कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक जो काम किया है जिसको हमने भुला दिया है, उन्होंने सारे लोकगीत जमा किए 1857 के बाद के। हाँ जी। और डॉक्टर रतनलाल, ये हिस्ट्री में पढ़ाया जाना चाहिए लेकिन नहीं पढ़ाया जाता है और ये कोर्स में भी नहीं है। देखिए गीत नंबर 1, ये देसी भाषा में है, यानी जिसको आप हरियाणवी या पश्चिमी यूपी में बोला जाता है, लेकिन मैं उसका हिंदी आपको सुना रहा हूँ, उसका हिंदी अनुवाद जो है। एक गाना सुनाए सर, और ये मैं समझता हूँ कि ये पूरा एक एपिसोड लाइक मटेरियल है 1857 में लोकगीत, और उसमें मुझे लगता है 25-30 मिनट का एक वीडियो हम लोग बना सकते हैं। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो बस मैं अगले एपिसोड जी। और एक खाली मेरी जानकारी चाहिए थी, झलकारी बाई का रेफरेंस कहाँ पे आपको मिला? झलकारी बाई का बहुत रेफरेंस आता है और इसी काम में लगा हूं। झलकारी बाई के उस जमाने के दस्तावेज, यानी अभी तो बाद में बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारी बात हो रही है, लेकिन मुझे जैसे मैं आपको बताऊं क्या दिक्कत है। असल में मेरा जो ये एपिसोड है इसमें शुरू में दस्तावेजों की क्या दिक्कत है जमा करनी। जैसे मैंने 1857 के सारे मटेरियल कंप्यूटर में डाल दिया और उसमें झलकारी भाई और उनके इलाके का मैं खोज रहा हूं जी। तो वो झलकारी बाई के नाम का उस जमाने के दस्तावेजों में मुझे नहीं मिला, लेकिन वो बिल्कुल है, उनका महानतम कंट्रीब्यूशन है। पर मैं, आप जानते हैं मेरा एक क्या पागलपन है कि मैं उसी जमाने के दस्तावेजों को लेकर बात करना चाहता हूं, ठीक है। और ये झलकारी बाई जो है, ये मेरा सबसे बुनियादी सवाल है कि उनके बारे में ओरिजिनल जो कथा है वो पता करूं। तो ये वो गीत वेस्टर्न यूपी का एक देवरानी है, उसका देवर लड़ाई में शामिल है, और वो देखिए कैसे जैसे उसके सामने घट रहा है वो कर रही है। आहा, आओ और देखो मेरठ के बाजार में फिरंगी को घेर कर मारा गया है, गोरे को घेर कर पीटा गया है, मेरठ के खुले बाजार में देखो, आहा देखो उसे किस तरह पीटा जा रहा है, उसकी बंदूक छीन ली गई है, उसका घोड़ा मरा पड़ा है, उसका रिवॉल्वर टूट गया है, मेरठ में सरे बाजार उसे घेर कर पीटा जाता है, देखो आहा देखो, फिरंगी को घेर कर पीटा जाता है, मेरठ में सरे बाजार देखो, आहा देखो। ये गुजर औरतों का गीत है। और 4 लाइनें और डॉक्टर रतनलाल, हाँ, एक दूसरा गीत है, ये मथुरा आगरा के इलाके में ब्रज का गीत है। ये ब्रज का गीत है जिसका हिंदुस्तानी अनुवाद है, फौज ने किले पर हमला कर दिया है, मेरा देवर, हाँ सॉरी देवर इसमें है, मेरा देवर भिन भिनाती गोलियों का सामना कर रहा है, मेरे प्यार ने एक फिरंगी को मार गिराया है, उसका पति लड़ाई में शामिल है और देवर भी शामिल है, मेरे प्यारे ने एक फिरंगी को मार गिराया है, मेरे देवर ने 2 फिरंगियों को पकड़कर कोठरी में डाल दिया है, मैंने उसकी निंदा की और वह गुस्से से लाल पीला हो गया। वहां दूसरी तरफ हुक्म निकाला गया और फिरंगी फौजें तैयार हो गई और किले पर धावा बोल दिया, लेकिन देखो मेरा देवर अब भी निडर उनसे लड़ रहा है, मानो एक खेल है। तो ये मैं, आपने जो आदेश दिया था डॉक्टर रतनलाल, उस पर मेरे पास जो कुछ था वो मैंने आपके सामने रखा, और मैं तमाम दोस्तों से निवेदन करूंगा कि इस इतिहास को जानिए। ये राम मंदिर पे कितनी लड़ाई हुई थी, कहाँ क्या लड़ाई हुआ था, वो सब भटकाने वाली बातें हैं, हाँ? ये इसको जानिए जिससे आधुनिक भारत बनता है। जी धन्यवाद। शुक्रिया सर। और दोस्तों, डॉक्टर
शमसुल इस्लाम साहब थे, और कैसे 40 मिनट बीत गया मुझे पता भी नहीं लगा। एकदम तारतम्य कॉन्टिन्यूटी में पूरी दास्तान, महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं के इतिहास को नजरअंदाज करने की एक परिपाटी रही है, और दुनिया भर में रही है, भारत में कुछ ज्यादा है। पूरा वीडियो सुनिए, शेयर कीजिए। और ये किताब है, मैं लिंक लेकर डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, जो साथी किताब देखना चाहे, पढ़ना चाहे, जा सकते हैं। और इनका जो www.farozmedia.com/books, इस पे भी आप देख सकते हैं। फरोज, PHAROS मीडिया MEDIA.com/books, इसको आप देख सकते हैं, और वहां से आप अगर चाहें, पढ़ना चाहें तो मंगवा सकते हैं। बहरहाल मैं लिंक जरूर डालता हूँ। शुक्रिया सर, धन्यवाद। और लगातार दिलचस्प पहलुओं पे हम जय लोग भीम, अम्बेडकर इनकलाब में जिंदाबाद, बात जय करते भीम, रहे। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जी जय भीम, सलाम भाई। इनकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया सर, थैंक यू।